ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने हैं वो है गॉस का नियम। गॉस के नियम को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फ्लक्स के बारे में। देखिए फ्लक्स दो होते हैं, वैद्युत भी होते हैं और चुंबकीय भी होते हैं। वैद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में भी फ्लक्स ही बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से। तो फिर फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ठीक। इस क्षेत्रफल से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और ये जो सतह हो और वैद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण हो, अगर वो 90 हो जाए, क्या हो जाए? 90 हो जाए। ध्यान समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। कोई सतह है, उस सतह से कौन सी क्या निकल रही हैं? वैद्युत रेखाएं। कौन निकल रहा है बेटा? वैद्युत रेखाएं निकल रही हैं। कौन निकल रहा है? वैद्युत रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक रेज निकल रही हैं। अब ये वैद्युत रेखाएं क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं अगर किसी सतह के लंबवत हों, यदि किसी सतह के लंबवत हो तो उनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस वस्तु पर लगने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से समझ लीजिए। किसी भी सतह पर अभिलंबवत गुजरने वाली, कौन गुजरने वाली? अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं फाई से। इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट एस। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ई से ही डिफाइन किया जाता है। इसकी तीव्रता बताइए। तीव्रता क्या बताता है? तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितनी वैद्युत बल रेखाएं मौजूद हैं, यही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यही है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितनी वैद्युत रेखाएं हैं। अब समझिए, अभी तो मान लीजिए लंबवत है, मान लीजिए ये सतह पर है, मान लीजिए सतह ठीक है, लेकिन अब जो वैद्युत रेखाएं आ रही हैं वो लंबवत ना होकर ऐसे निकल रही हैं, मतलब कुछ कोण बनाते हुए जा रही हैं। अब इसका वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई? अब इसका वैद्युत फ्लक्स देखिए कैसे निकलेगा। चाहे कुछ भी हो, हमें जो ई चाहिए वो लंबवत चाहिए सतह के। लंबवत किसके चाहिए? सतह के। तो सतह के लंबवत मान लीजिए अगर इसकी ओरिजिनल इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा है, ई जिसको जाना चाहिए था, ई ऐसे नहीं जा रहा, तो ई कैसे जाना चाहिए था? जाना चाहिए था अभिलंबत नहीं जा रहा, थीटा का कोण बनाकर जा रहा है। कितने का कोण बनाकर जा रहा है? थीटा का कोण बनाकर जा रहा है। तो ई क्या है? कौन सा यूनिट है? ई क्या है? वेक्टर है ना। तो जैसे देखिए ई को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ई जा रहा है ऐसे सतह से, और इनके बीच का जो कोण है वो क्या है बेटा? थीटा है। और इसका एक परपेंडिकुलर हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए, अब सतह के अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे बनाए, अब इसको देखिए ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। देखिए ये सीधे जाता है ऐसे, कोई बड़ा वस्तु, चले देखिए ये सतह पर होता तो ये ऐसे जाता, ये लंबवत हो गया सतह के साथ लंबी डिग्री। अब ये ऐसे जा रहा है, अब ये कैसे जा रहा है? ऐसे। अब ये ऐसे जा रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ऐसे, तो ये सतह के लंबवत होगा, और ऐसे अगर जाएगा, दो कंपोनेंट टूटेंगे ना, एक इधर, एक आपका टूटेगा ई है, एक आपका टूटेगा ई कॉस थीटा, और एक आपका टूटेगा ई साइन थीटा। एक आपका क्या टूटेगा? ई कॉस थीटा, और एक आपका क्या टूटेगा? ई साइन थीटा टूटेगा। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो देखिए सतह भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो उस समय इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? किसी काम की नहीं होगी, उसके लिए जीरो का काम करेगा, जिसके कारण ये जो ई साइन थीटा इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव कौन होगा? ई कॉस थीटा इफेक्टिव होगा। तो फाई का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई
एस से भी दिखाते हैं या ए से भी दिखा, ए एस मतलब यहाँ एरिया से है, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा होता है। अब ई एस कॉस थीटा का मतलब क्या है? ई एस कॉस थीटा का मतलब क्या है? ई आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एस आपका है। अब इसको हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? ई आपका वेक्टर फॉर्म है और एस भी रेडियल भी आपका अगर वेक्टर फॉर्म है तो क्या होगा? ठीक, ये तो गया ई को बदलने के लिए। अगर सतह भी बदलता है, मान लीजिए सतह, मान लीजिए ई आपका इस बार सही है, ई आपका सीधा आ रहा है, इस बार सतह टेढ़ा हो जा रहा है, इस बार सतह मान लीजिए टेढ़ा हो गया। कितने एंगल पर टेढ़ा हुआ? थीटा एंगल पर। अब उसको सीधा कर दिया जाए, मान लीजिए कितने एंगल पर टेढ़ा हुआ? थीटा एंगल पर। अब उसको सीधा कर दिया जाए तो ये आपका एस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स की गणना करने का जो फॉर्मूला है वो आपका फाई, इसके नीचे ई लगा देते हैं लोग, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है, क्योंकि फ्लक्स दोनों हो सकता है। अब आपका जो सतह ऐसे है और चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे गुजर रही हैं, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों फ्लक्स शून्य हो जाएगा? क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा ही यही है कि जब भी कोई सतह हो और सतह के अभिलंबवत, सतह से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान को, वैद्युत सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसका मात्रक देखिए। मात्रक की बात करें तो फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है बेटा? ई डॉट डी एस पर डिपेंडेंट है। ई का वैल्यू क्या होता है बेटा? ई आपको याद होगा एफ बाई क्यू था। एफ बाई क्यू होने का कारण इसका जो ई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बेटा? न्यूटन बटे कूलाम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, न्यूटन बटे कूलाम होता है। और एस क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है? न्यूटन कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। या आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोल सकते हैं इसको आप? वोल्ट मीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं गॉस के नियम पर। ये देखिए, फ्लक्स को जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप फ्लक्स को नहीं जानते तो आप गॉस के नियम को नहीं जान पाते। अब देखिए गॉस ने क्या कहा। अब देखिए गॉस ने किसी भी वस्तु का वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया। क्या बताया उन्होंने ये बताया कि अगर हम मान लीजिए, अगर हम कोई भी एक क्षेत्र ले लें, ऐसे कोई भी एक क्षेत्र ले लें, चाहे आप इस सिमेट्रिकल हो, मतलब कि सिमेट्रिकल मतलब होता है उसको बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके। अगर ऐसा कोई हो तो भी ठीक है, अगर कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर यदि आवेश उपस्थित है, उसके अंदर कोई अगर आवेश उपस्थित है तो इस आवेश के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। उस आवेश के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही बनेगा। तो इस पूरे सतह पर जो कुल आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। समझ आया कि अगर कोई भी आवेश अंदर की तरफ काम कर रहा है, अब उसका साइज से कुछ भी उससे कोई लेना देना हमें नहीं है, तो उस पूरे संपूर्ण सतह का, ध्यान से रखिएगा, उस संपूर्ण सतह का अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो वो वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। ऐसा गॉस का मानना था। लेकिन गॉस की वैल्यू को देखिए, गॉस की जो वैल्यू है वो एप्लीकेबल सभी तरफ है। इसमें कुछ बिंदु ध्यान देना कि जो आवेश होना चाहिए वो अंदर होना चाहिए, जो आवेश होना चाहिए वो अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर वो आवेश होगा तो आप गणना कर लेंगे। दूसरा चीज़ क्या होता है कि गॉस का जो नियम है वो एप्लीकेबल सब जगह है, लेकिन जब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हम ऐसे ही चीज़ों का कर सकते हैं जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे आपका गोला है, स्फीयर है, इसको आप सिमेट्री लाइन से डिवाइड कर सकते हो। इस मान लीजिए आपका सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, कोई भी ऐसा सरफेस, कोनिकल सरफेस हो सकता है, कोई भी ऐसा सरफेस जो कि क्या हो, सिमेट्री लॉ को होल्ड करता हो, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपने मैथ में पढ़ा होगा, तभी जो इनका रूल होगा वो आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा,
जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फ्लक्स का फॉर्मूला? अभी आपने फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर हम बहुत छोटे से अमाउंट के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटे से अमाउंट की बात करते हैं, या ई डॉट डी एस वैक्टर के फॉर्म में, तो अगर डी फाई की बात करें, बहुत छोटा सा फ्लक्स, बहुत छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स, देखिए जब ये बहुत बड़ा है, जब छोटे से अमाउंट के फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्यों करेंगे? उसका पूरे सतह का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है बेटा? सतह का इंटीग्रेशन करना है। और सतह का इंटीग्रेशन करेंगे, ई तो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ई क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए। जब आपका ई कांस्टेंट है तो आपका जो ये होगा एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा? ds जो होगा वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला। जब दोनों फॉर्मूले फ्लक्स के ही हैं तो क्या हम इसको अगर हम ऐसे कर दें, मान लीजिए इसका इंटीग्रेटेड हम पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर ई डॉट ds को यूज़ करिए, ds cos थीटा यूज़ कर लेते, फॉर्मूला जो आपका था मेन, उसको अगर हम यूज़ कर लें और यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख दें q एप्सिलॉन नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो फ्लक्स की ओरिजिनल फार्मूला आपका ये है, और ये फार्मूला गॉस के द्वारा दिया गया फार्मूला है। और गॉस के द्वारा दिए गए फार्मूले से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु का वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र निकालना बहुत ही आसान हो गया। किसी भी चीज़ का वैद्युत फ्लक्स निकालना पहले निकाला जाता था, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से इनका ये रूल आया तब से वैद्युत फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान। आगे अब चैप्टर में आपको हर एक चीज़ का वैद्युत क्षेत्र मतलब आपको ई निकालना है। उसके दो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप इस फार्मूले से उसके वैद्युत फ्लक्स की गणना करें, फिर उस वैद्युत फ्लक्स को और गॉस के नियम को आपस में क्या कर दें? इक्विवेलेंट कर दें। और जब दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट कर देंगे तो उससे आपको ई का मान मिल जाएगा। तो मतलब गॉस प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग क्या है? किसी भी वस्तु का वैद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या करना है? हमें जो भी कैलकुलेशन करना है ऐसे लोगों का करना है जो सिमेट्रिकल हो। जो नॉन सिमेट्रिकल होंगे उनको कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उसको मशीनों से कैलकुलेट कराया जाएगा तो गॉस का जो रूल है वो एप्लीकेबल, फिर से बता रहे हैं, रूल ऑफ गॉस इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इस कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनी शेप। किसी अदर शेप को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसे शेप को हम लोग सिमेट्रिकल शेप के वैल्यू को ही बड़े आसानी से निकालें। चलिए कुछ गॉस के कुछ नियम देखते हैं हम लोग। चलिए अब गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके कूलाम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि गॉस के नियम में गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसा होना है? सिमेट्रिकल होना है। मान लीजिए हमने एक आवेश ले लिया Q और इसके चारों तरफ एक गोलीय पाथ क्या बना लिया? एक गोलीय पाथ बना लिया। क्या बना लिया? गोलीय पाथ हमने बना लिया। इसके अंदर कोई Q आवेश है जिसके कारण ऐसे E आपका बाहर की ओर निकल रहा है, और ये E जो निकला एकदम बहुत छोटे से एरिया से निकला जिसका नाम है ds। जिसका नाम क्या है? ds। इसका नाम क्या है? ds। अब चलिए इस फॉर्मूले का ds है तो E और ds के बीच में जो डिग्री है वो 0 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिग्री सतह के लंबवत है। देखिए सेंटर से सतह पर कोई भी चीज़ अगर डालता है और इस पर आप हल्का सा भी कुछ मानते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक, मतलब सतह के अभिलंबवत ही गुजर रहा है। सभी जितने भी ई होंगे, अगर गोलाकार है, अगर ये गोलाकार है तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो सतह के लंबवत ही निकल रहा होगा। तो अब अगर हम फाई की बात करें तो फाई की वैल्यू जो डी फाई है वो किसके बराबर होगा बेटा? ई आपका बाहर होगा क्योंकि ई हम कांस्टेंट माने। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। इसके अलावा आपको पता है कि जो फाई की वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? वो आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। चलिए आपको पता है यहाँ पर जहाँ पे E इंटेंसिटी काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। और इसके बाद ये क्या आएगा बेटा? अब इसका जवाब, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये आया कहाँ से? ये आपके फॉर्मूले से आया। ये कहाँ से आया? गॉस के नियम से आया। किसके द्वारा आया? गॉस के नियम से आया। तो जब गॉस के नियम से हम देखेंगे, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी फाई बदल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण
1 से, समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 1 की बात करें, किसकी बात करें बेटा? समीकरण 1 की बात करें, किसकी बात करें? समीकरण अगर हम 1 की बात करें तो हम क्या करेंगे? डी फाई आपको बदल जाएगा फाई में, ई का आपका ई ही रहेगा। अब ये देखिए सरफेस इंटीग्रल कर रहा है, सरफेस मतलब इसके सतह, और ये कौन सा बेटा? गोलाकार है। इसको हमने क्या माना है बेटा? गोलाकार माना है। क्या माना है? गोलाकार माना है। और जब हमने इसको गोलाकार माना है तो इसका सतह कितना बड़ा होगा? इंटीग्रेट करोगे तो सतह कितना आएगा? गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण 3 मानना चाहें तो मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, ठीक। समीकरण 3 और 2 से क्या होगा? 2 और 3 को दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ई 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा? ये बराबर किसके हो जाएगा बताइए? ये आपका बराबर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये सारे वैल्यू उधर भेज दीजिए तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ई की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया, आर को उधर इसके साथ भेज दिया तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा था ई का फार्मूला क्या होता है बेटा? एफ बाई क्यू नॉट होता है। ई का फार्मूला क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट होता है, पढ़ा होगा। अब इस ई का वैल्यू इधर रख दीजिए। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। आपका मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए आपका 5 है। अब दोनों को एक साथ बना दिए, समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से दोनों को अगर हम एक साथ कर लें तो यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा? ई की जगह आपका हो गया एफ बाई क्यू नॉट और यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू नॉट चला जाएगा इधर तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। देखिए कूलॉम का नियम आ गया कि नहीं आ गया? अब गॉस के नियम का एक सिंपल सा प्रयोग हमने आपको बताया। अब आगे हम लोग और भी इसके प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग को करने से पहले हमको एक चीज़ को जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग प्रयोग करने वाले हैं उसका जो वैल्यू निकालने वाले हैं उसकी वैल्यू के लिए आपको एक टॉपिक का नाम जानना पड़ेगा जिसका नाम है घनत्व। वो कौन सा घनत्व है? उस घनत्व का नाम है आवेश घनत्व। क्या नाम है? आवेश घनत्व। क्या नाम है उसका? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो आवेश घनत्व का मतलब क्या है बेटा? चार्ज डेंसिटी। चलिए, तो अब आवेश घनत्व को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे के टॉपिक में आवेश घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका पैदा करेगा। आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए 3 तरह के होते हैं, रेखिक आवेश घनत्व, लैम्डा, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इसका मतलब क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी लाइन ले ली, ठीक, बहुत बड़ी लाइन है और इस पर क्या है? ये इसकी लंबाई मान लीजिए L है, मान लीजिए इसकी लंबाई L है और इस पर आवेश बैठे हुए हैं बहुत सारे, और इस पूरे आवेश का अमाउंट मान लीजिए Q है, ठीक। तो अब बहुत बड़ा अगर आपका लेंथ वाला वायर है तो उस पर उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें किसी एक आवेश की मान की ज़रूरत होती है, स्थिर आवेश की मान की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कई सारे आवेश, अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो, फिर इसके कारण निकालो, सबका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए बनाया गया रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक का मतलब कि अगर कोई वस्तु एकदम लंबा हो, लंबाई में हो, लेंथ में, मतलब उसका डायरेक्शन सिर्फ लंबाई, उसमें सिर्फ लंबाई को अगर मेजरेबल वैल्यू जो लंबाई हो तो उस समय क्या होगा? प्रति यूनिट लंबाई के अंदर मौजूद आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब किसी रेखीय क्षेत्र में प्रति यूनिट, ध्यान समझिएगा, किसी रेखीय लाइन वाले वस्तु में प्रति यूनिट लंबाई के अंदर मौजूद आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व करते हैं, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? L/L। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई सतह है। सतह मतलब जैसे ये बोर्ड आपका एक सतह है, बोर्ड का पूरा सतह क्या है? सतह है।
और इस सतह पे मान लीजिए कोई आवेश आपके बैठे हों, इस सतह पे कोई आवेश आपके बैठे हुए हैं। अब इसका क्षेत्रफल अगर a है और इसका अमाउंट जो है q है, तो इसके प्रति यूनिट, जैसे कि यहाँ रेखी है तो प्रति लंबाई, यहाँ पृष्ठ है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ आयतन है तो प्रति आयतन। तो ये अगर q है तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। ये किसके लिए बेटा? पृष्ठ के लिए है। इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का मतलब कहता है आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी होगी। ठीक, तो अभी हम लोग जब गॉस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे ना, तो उसमें इन सबों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से डिपेंड करते हैं, तो रो का क्या होगा? q/v हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? q/v हो जाएगा। अब इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा कूलाम है, नीचे आपका क्या है तो मीटर हो जाएगा। इसके मात्रा की बात करें तो ऊपर तो कूलाम है, नीचे आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर कूलाम है और नीचे आपका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का मान ही होता है। अब इन तीनों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तब यूज़ होते हैं जब आपका चार्ज किसी बड़े से सतह पर क्या हो, पूर्णतः किसी बड़े से सतह पर क्या हो, पूर्णतः व्यवस्थित हो एक समान रूप से। कैसे हो? एक समान रूप से। तो उसके लिए हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र निकालते समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे आवेश की मात्रा जो होती है घनत्व के रूप में रखी जाती है। किसके रूप में रखी जाती है? घनत्व के रूप। वो घनत्व हो सकता है या रैखिक हो, पृष्ठ हो या आयतन हो। रैखिक कैसे होगा? अगर मान लीजिए एक लंबा वायर है, तार है, तो वहाँ रैखिक होगा। कोई सतह चादर ले लिया जाए तो वहाँ पृष्ठ हो जाएगा। कोई गोला ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस के सभी एप्लीकेशन को देख लिया जाएगा। थैंक यू।